हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको यहां पर सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा औद्योगिक विकास का अनूठापन। अनूठापन मतलब समझते हैं ना कि एक अलग तरीके से, अनूठे तरीके से उसका जो अनूठापन है उसके बारे में बात करेंगे कि उसके विकास का क्या अनूठापन है, क्या उसमें नया हमको देखने को मिलेगा, क्या हमको अलग देखने को मिलेगा। ये हमारे टॉपिक का नाम होने वाला है। ये टॉपिक है आप लोग कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 4, यानी कि चैप्टर का नाम है औद्योगिकीकरण का युग। इस चैप्टर का ये टॉपिक होने वाला है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या अनूठेपन की, मतलब उसके अंदर अगर हम औद्योगिक विकास के अंदर जाते हैं और जाकर जब देखते हैं कि क्या अनूठापन है ना, मतलब कि जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे यार वो उसकी पानी बतासे या फुल की बोले उसकी बहुत अच्छी है, वो चाट बहुत अच्छी बनाता है। तो उसने उसमें क्या डाला है वो आप सुनकर तो महसूस नहीं कर सकते ना कि भाई बोले उसका हम चाट खा लेते हैं, आलू टिक्की खा लेते हैं तो बोले वो उसकी बहुत अच्छी। तो आपको क्या होगा, उसके पास जाना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा, फिर उसमें घुसना पड़ेगा, मतलब उसमें कूदना नहीं है, उसको आपको खाना पड़ेगा। तो तब आपको पता चलेगा कि इसने क्या नया किया है, मतलब इसके स्वाद में क्या अनूठापन है, क्या नई चीज है। वैसे ही बात की गई है कि यहां पर जब आप भारत के या यहां के औद्योगिक विकास के बारे में देखेंगे, है ना, भारत के औद्योगिक विकास के बारे में देखेंगे तो देखने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा कैसा कैसा औद्योगिक विकास। जब आप देखेंगे कि यहां पर ऐसा चल रहा है, यहां पर ऐसा चल रहा है, फिर समझ में आएगा कि क्या ये नई चीज क्या हो रही है, पुराने की तुलना में क्या नई हो रही है। आप कई बार देखते होंगे ना कि आपके इलाके में चाय वाला नया आ गया या कुल्फी वाला नया आ गया और उसका टेस्ट एकदम अलग लगता है, रेट भी कुछ वही आसपास है, 1-2 रुपए महंगा है, लेकिन आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो क्या उसने कुछ नया किया होगा ना। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि इसमें क्या नया है, इसका टेस्ट कैसा है। तो ऐसा ही इस चैप्टर का भी है कि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, मतलब तक आप जानेंगे नहीं कि औद्योगिक विकास कैसे कैसे हुआ है, तब तक आप अनूठापन कैसे जान पाएंगे, कि बदलाव कैसे जान पाएंगे। सबसे पहले नई चीज के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात क्या करते हैं कि यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की दिलचस्पी। जो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि भारत में व्यापार का मैनेजमेंट करने के लिए कुछ कंपनियां इनके द्वारा बनाई गई थी, कुछ कंपनियां इनके द्वारा यहां पर लॉन्च की गई थी। वो कंपनियां क्या कर रही थी, भारत में होने वाले व्यापार को नियंत्रित कर रही थी, उनका प्रबंधन कर रही थी। तो ऐसे ही जो कंपनियां हैं, है ना, यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां हैं, मैनेजमेंट एजेंसियां हैं, उनकी दिलचस्पी किस में थी, है ना, वो किस तरीके के प्रोडक्ट में, किस तरीके के व्यापार में उनका इंटरेस्ट था। जब उनका इंटरेस्ट आएगा तो फिर वो अपने इंटरेस्ट की, अपने दिलचस्पी की पूर्ति करने के लिए कुछ करेंगी। वो क्या होगा, वहां से हम देखेंगे यहां पर अच्छा ये नया कर दिया, मतलब ये कुछ अनूठेपन वाली कुछ नई चीज आ गई, तो हम यहां पर ऐसे देखेंगे। तो इनकी दिलचस्पी, ये बात कर रहे हैं हम भारत के रिस्पेक्ट में कि भारत में किन चीजों को लेकर इनकी दिलचस्पी थी। तो भारत में इनकी दिलचस्पी खास तरह के उत्पादों में थी। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। और भारत चूंकि आप देखेंगे कि बहुत तगड़ा देश था नहीं कि भाई बड़ी बड़ी कारखाने लगाए हों हमारे यहां पर, हम वैसे बहुत तगड़े थे, हम कल्चर में बहुत समृद्ध थे, हम अगर आप सोसाइटी के बारे में बात करें, सामाजिक तरीके से दुनिया में सबसे मजबूत देशों में से एक भारत था, है ना। अगर हम देखें आदमी के आनंद के बारे में आप बात करें तो पहले का आदमी जीता जाता था और वो आनंदमय रहता था। भाई गांव घर में बैठेगा, वो दिन भर काम करने के बाद भी 2 घंटे अपने घर वालों के लिए निकाल लेगा, 4 घंटे अपने घर वालों के लिए निकाल लेगा, उनके साथ बैठकर बातचीत करेगा, मोहल्ला पड़ोस के साथ जाएगा। पहले की शादियों में देखोगे रिश्तेदार आते हैं तो 5-5 दिन में नहीं जाते थे, अभी देखो आए हैं नहीं, बोले शाम को बस जाना है। तो समझ रहे हैं ना कि ये क्या हो गई कि सामाजिक चीजें घट रही। तो पहले हम ऐसी विभिन्न प्रकार की चीजों में, सामाजिक अनुबंधों में, है ना, सामाजिक व्यवहारों में, आनंद में, है ना, और दूसरी चीजों में हम बहुत मजबूत थे। हम मजबूत नहीं थे कारखाना लगाने में बस, और इसी कारण से लोग हमको पिछड़ा कहते हैं कि यहां पर कारखाना। बाकी चीजें तो देखो जिनके लिए आज दुनिया भाग रही है, किन के लिए, कि भाई हमको आनंद चाहिए, 10 दिन की छुट्टी ली, बोले गोवा में चले गए। क्या आनंद ले रहे हैं, बोले कहीं चले गए, बोले ड्रिंक करेंगे, सैटरडे संडे आनंद करेंगे, मतलब ड्रिंक करेंगे। ये आनंद हमारे यहाँ आनंद का मतलब क्या था, बोले कोई फंक्शन कर लेते हैं, कथा बैठा लेते हैं, पूरे गांव इकट्ठे हो गए और कहीं खाना बन रहा है, कथा भी चल रही, सब लोग आपस में बैठकर बात चल रही। तो भारत में मिलजुल कर रहने का कॉन्सेप्ट था। तो भारत कई सारी मामलों में बहुत नया था, है ना, बहुत तगड़ा था। और औद्योगिक
मामलों में बहुत नया था। तो यहां पर आप देखें तो इनके लिए क्या है कि भारत ऐसा देश है जहां पर कारखाने नहीं है, मतलब भारत भूमि पर आधारित देश है। हम क्या कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो जमीन से जुड़े हैं, ऐसे कहते हैं ना, जमीन से जुड़े। जमीन का जुड़े का मतलब ये नहीं कि सभी व्यक्ति जमीन से पैर पर ही चल, जमीन से जुड़े मतलब जिनकी भावनाएं पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ पा रही हैं उसके हिसाब से भी चलती हैं। बड़े आ गए कोई तो इनके पैर छू लिए, छोटे आ गए तो उनको डांटा नहीं, है ना, और कोई मोहल्ले में काम हो रहा तो हाथ बटाने पहुंच गए। ये सब क्या है, ये जमीनी संस्कृति कहलाती है, इनसे जुड़े हुए। तो भूमि वाला देश था, मतलब हम भूमि से ही उत्पादन भी करते होंगे। हमारे यहाँ पर जो उत्पादन होगा वो भूमि से ही होता होगा, मतलब एक तो होता होगा खनन से, मतलब कुछ निकालते होंगे हम खोद कर, जैसे आप खनिज कहते हैं। दूसरा आप कहें यहाँ पर कृषि से, कृषि के उत्पाद यहाँ पर आते होंगे, मतलब आप जमीन से जुड़े हुए हैं तो आपका खनन भी हो सकता है और आप कृषि भी कर सकते हैं। यही चीजें जमीन से निकाली जा सकती हैं। तो इनकी दिलचस्पी इसी प्रकार की, मतलब भूमि से जुड़ी चीजों को लेकर थी, मतलब कुछ फसलों को लेकर थी और खनन को लेकर थी। फसलों में बात करें, चाय, कॉफी, नील और जूट और खनन में इनकी दिलचस्पी थी। चाय कॉफी के लिए इन्हें बागान लगवाए, नील और जूट के लिए इन्हें व्यवसाय और खेती स्टार्ट की, खनन के लिए इन्हें निवेश किया। एक एक करके देखते हैं चाय और कॉफी से संबंध क्या है ना, चाय व कॉफी का क्या मतलब हो जाएगा, हम एक एक करके देखते चलते हैं। चाय कॉफी का मतलब हमारे लिए ये हो गया कि चाय कॉफी क्या हो गई, एक प्रकार का पेय पदार्थ है ना, क्या है, एक प्रकार का इनसे पेय पदार्थ तैयार होता है। और ये पेय पदार्थ की जो जरूरत है वो कहाँ होती है, पेय पदार्थ यूरोप में उपयोग किया जाता था। कहाँ, यूरोप में। और इसकी डिमांड बहुत आ गई थी। कैसी डिमांड आ गई थी कि भाई ये बड़ी मात्रा में पिया जा रहा था। जैसे आज आप भारत में देखें, आज की स्थिति में आप भारत में देखें तो चाय कितनी पी जाती है ना, चाय कितनी पी जाती है, भयंकर चाय पीते हैं लोग, है ना, चाय बहुत पीते हैं। तो इसकी खपत क्या हो गई, बहुत हो गई। अगर हम पुराने जमाने में जाते हैं तो भारत में चाय का चलन नहीं था, कॉफी पीते नहीं थे। हमारे यहाँ पर क्या था, दूध पी लो, कोई आ गया तो उसको गिलास भर के दूध दीजिए, लस्सी बनवा दो, है ना, बोले शरबत बना दो रूह अफ़ज़ा का, है ना, या कोई आ गया तो बोले नींबू डाल के शरबत बना दो, है, कोई आ गया तो बोले मट्ठाई पिला दो, छाछ पिला दो। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चलन में था, है ना। हमारे यहाँ ये चाय वाला कॉफी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। और गांव में आज भी आपको ऐसे कई सारे घर मिल जाएंगे जहां पर आपको आज भी चाय नहीं मिलती मिलेगी। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा चाय की खपत भारत में ही होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा चाय भारत में ही पी जाती है। तो अब देखें, चाय कॉफी जो है वो पेय पदार्थ है और यूरोप में इसकी डिमांड हो गई थी, मतलब कि एक व्यक्ति दिन में 3 से 5 बार तक चाय पी लेता था, मतलब कि इनकी खपत होगी। यूरोप के देश छोटे छोटे हैं, वो अपने लिए उतना उत्पादन नहीं कर सकते। इसी कारण से यहाँ की जो प्रबंधकीय कंपनियां हैं उनकी दिलचस्पी किसमें आई, चाय कॉफी में आई। और उन्होंने चाय कॉफी के लिए क्या किए, बागान लगवाना स्टार्ट कर दिए। बागान मतलब क्या होता है, ये खेती है कि ये खेत के अंदर आपको इसके पेड़ लगाने पड़ेंगे और वो पेड़ लगाकर इनकी पत्तियां तोड़ ली जाएंगी या इनके फल ले लिए जाएंगे। उन पेड़ों से आप क्या करेंगे, उन पेड़ों का उपयोग आप कर पाएंगे कि भाई पत्ती ले ली तो चाय पत्ती बना देंगे, फल ले लिया तो उसका पाउडर बना के कॉफी तैयार कर देंगे। बागान भारत में ही क्यों लगाए जा रहे थे, अपने देश में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर आप चाय कॉफी के लिए देखेंगे तो इनके लिए ढालू नुमा खेत चाहिए है, मतलब यहां पर पेड़ लग जाए, फिर यहां पर पेड़ लग जाए, फिर यहां पर पेड़ लग जाए, फिर यहां पर पेड़ लग जाए, ऐसा ढालू नुमा खेत चाहिए। क्यों चाहिए ढालू नुमा खेत, कि जब आप पानी डालते हैं इसमें तो पानी इसकी जड़ में रुकना नहीं चाहिए, पानी क्या हो, निकलता चला जाए। क्योंकि अगर चाय के पेड़ में पानी रुक जाता है तो चाय का पेड़ खराब हो जाता है, वो आपको पत्तियां नहीं देगा, फिर खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। और चाय का बागान एक बार तैयार करते हैं, फिर 2, 5 साल 10 साल तक हम उससे क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ते रहते हैं, फिर बाद में उसको काट के फिर दोबारा से हम बागान तैयार करेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ढालू नुमा खेत हो, उसका स्लोप ऐसा हो, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती हो, क्योंकि आप इतनी सिंचाई कर नहीं सकते, वर्षा होती हो और पानी ठहरता ना हो, ढाल होना चाहिए। तो इस कारण से यहां पर चाय कॉफी लगाई जाती है और यहां पर उत्पादन करते हैं। तो भारत में ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, चाय का उत्पादन उत्तर पूर्व में और कॉफी का उत्पादन आप कर्नाटक केरल में देख पाएंगे। तो उसके लिए बागान लगवाना स्टार्ट कर दिए। नील और जूट का व्यवसाय किया, और है ना, और उसकी खेती की। ऐसा क्यों कर रहे थे, नील का जो उपयोग है ना, नील जिसको आप इंडिगो भी कहते हैं, और इसके लिए कई सारे आंदोलन भी हुए हैं। नील क्या होता है, कपड़ा रंगने के काम आता है, कपड़ा रंगने के काम। अगर आप पुराने जमाने में या से 10, 12 साल 15 साल पहले देखें तो सफेद कपड़ों में अपने घर में भी थोड़ी सी नील डाल देने, कपड़ा धुलने के बाद 2 बूंद नील डाल दी और उसमें निचोके और फिर अपने टांग दिया, है ना। तो क्या होता है, कपड़ा रंगने, सफेदी या उसकी थोड़ी सी चमक बढ़ाने के लिए नील का उपयोग किया जाता था। दूसरा है जिसको आप कहते हैं जूट। जूट का जो उपयोग कर रहे हैं, जूट का क्या होगा, जूट खेत से प्राप्त, हालांकि नील भी खेत से प्राप्त होगी, ये भी किससे प्राप्त होगी, खेत से, खेती करवानी पड़ेगी इसकी। तो जूट की खेती
खेती होगी तो इससे कच्चा जूट मिलेगा, कच्चे जूट से क्या होगा, इस जूट का उपयोग होगा, इससे बोरियां तैयार हो जाएंगी, है ना, ऐसी कुछ बोरियां तैयार हो जाएंगी, है ना, और इन बोरियों में कुछ सामान भरने के काम में आएगा, रस्सी बनाने के काम आएगा। तो इस कारण से इन्होंने जूट के और नील की खेती का व्यवसाय किया और उसकी व्यावसायिक खेती भी करवाई। खनन में निवेश किया, चूंकि हमें चीजें पता चली कि यहां से लोहा निकलता है, यहां से कोयला निकल रहा है, तो ऐसे खनन में इनके द्वारा काफी निवेश किया गया। तो इस प्रकार के उद्योगों में इनकी काफी दिलचस्पी थी भारत के अंदर, चूंकि ये सभी चीजें यूरोप की जो जरूरत है उसको पूरा कर रही थी। चाय कॉफी के मामले में, नील जूट के मामले में और खनन के मामले में ये यूरोप की पूर्ति किया करती थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर से बनी चीजों से स्पर्धा नहीं की। क्यों नहीं की स्पर्धा? मतलब आप देखें कि जब भारत में भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे, मतलब कि क्या लगाने लगे, अपना कारखाना लगाने लगे, तो अपना कारखाना लगाने से उनको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, मैनचेस्टर की चीजों के साथ उन्होंने स्पर्धा नहीं की। सवाल आता है क्यों नहीं की? क्योंकि भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। तो अब मैनचेस्टर से क्या आ रहा है, मैनचेस्टर से बनी बनाई चीजें आ रही हैं। क्या बनी बनाई चीजें आ रही हैं? जैसे हम बात करें कपड़ा आ रहा है, तो कपड़े में जो लगेगा उपयोग होगा वो धागा अच्छी क्वालिटी का है नहीं, धागा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो हमने क्या किया, यहां पर धागा ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भारत में क्या हो रहा था कि धागा ही बनाना, मोटे सूती धागे ही बनाए, इस कारण से क्या है, प्रोडक्ट ही डिफरेंट हो गया। मैनचेस्टर से कपड़ा आ रहा है और हम धागा बना रहे हैं, तो हमारे व्यापारियों को उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी, हमारा प्रोडक्ट ही अलग है। जब धागे को आयात किया जाता था तो वो हमेशा बेहतर किस्म का होता था, मतलब कि अगर हम कोई धागे को बाहर से मंगा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अच्छी किस्म का ही धागा यहां पर मंगाया जाए। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। मतलब कि भारत में कताई मिलों में जो धागा बनता था उस धागे का उपयोग दो लोग करेंगे, कौन, या तो निर्यात में होगा तो चीन के लोग करेंगे या फिर भारत के हथकरघा बुनकर इसका उपयोग करेंगे और कपड़ा तैयार करेंगे। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकीकरण का ढर्रा, है ना, औद्योगिकीकरण का ढर्रा मतलब सांचा, स्ट्रक्चर कई बार बदलावों की चपेट में आया, मतलब कि उसमें कई बार बदलाव हुए, है ना, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? तो जो पहला आता है यहां पर कि औद्योगिकीकरण हुआ था, तो इस औद्योगिकीकरण में आप देखेंगे भारत का कपड़ा बनने लगा था, मतलब कि भारत में औद्योगिकीकरण हुआ था, मतलब कि निर्माण किस कहां होने लगा था या उत्पाद कहां बनने लगे थे, भारत में उत्पाद बनने लगे थे, कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया था। तो यहां पर यही जो उत्पाद है ना, यही जो उत्पाद है इनको कई बार बदलावों के दौर से गुजरना पड़ा। जैसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान आप देखें कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ। अगर विदेशी कपड़े का बहिष्कार हो रहा है तो फिर किस कपड़े को हम अपनाएंगे? तो विदेशी कपड़े की जगह आप क्या अपनाएं? स्वदेशी कपड़ा अपनाएं। मतलब स्वदेशी का मतलब क्या हो गया? जो स्वदेशी कारखानों में बना हुआ है उसको अपनाएं। मतलब क्या होगा कि भारत में जो उद्योग लगे हैं इन उद्योगों को अब उत्पादन बहुत तेज करना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि भाई भारत का जो कपड़ा होगा उसको आपको ग्रहण करेंगे। अगर ये उद्योग विदेशियों के लगे हैं तो वो कपड़ा नहीं लिया जाएगा, उनका माल रखा रह जाएगा या उसको आयात नहीं करेंगे, हथकरघा वालों से लेंगे। तो पहला आप ये देखें। दूसरा आप देखेंगे यहां पर औद्योगिक समूह इकट्ठे होने लगे, संगठित होने लगे, यूनाइटेड होने लगे। क्यों यूनाइटेड होने लगे? सामूहिक हितों की रक्षा के लिए। भाई आज हमारे साथ नुकसान हो गया है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसके लिए क्या करें? आपस में रहे। ऐसा कहते हैं संगठन में ही शक्ति है, तो यहां पर ये क्या कहने लगे? समझ गए कि संगठन में ही शक्ति है, तो सामूहिक हितों की रक्षा के लिए ये लोग संगठित होने लगे। आयात शुल्क बढ़वाने के लिए, ताकि विदेश से जो कपड़ा आयात किया जा रहा है उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए, ताकि जैसे ब्रिटेन में क्या हुआ था, भारत का कपड़ा जब आयात करता था ब्रिटेन तो वहां के लोगों ने दबाव डाला था कि आप इस पर आयात शुल्क लगा दें ताकि वो कंपीट ना कर सके, ताकि वो वहां के मैनचेस्टर कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा ना कर सके और मैनचेस्टर का कपड़ा बिना प्रतिस्पर्धा के बिक सके। ठीक वैसे ही यहां के व्यापारी भी डिमांड करने लगे कि आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए ताकि क्या हो, यहां पर जो कपड़ा आ रहा है तो वो भी हमारे साथ प्रतिस्पर्धा ना करे, हमारा कपड़ा आसानी से बिक जाए। और अन्य दूसरी रियायतें देने के लिए सरकार पर ये लोग दबाव डालना स्टार्ट कर दिए, इनके द्वारा दबाव डाले गए। सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित होकर संगठन बनाने लगे, मतलब ऐसे इनके हेडक्वार्टर बनने लगे कई सारे यूनियंस के, जैसे लेबर यूनियन हो गई, फैक्ट्री यूनियन हो गई, एसोसिएशंस हो गई। ये सब लोग एसोसिएशंस बनाने लगे ताकि क्या हो, अपने हितों की चर्चा करके सरकार के ऊपर दबाव डाल सके।
1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आई, है ना। निर्यात में कमी क्यों आई? क्योंकि वहां के बाजारों में आप देखेंगे, चीन के बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए, है ना। चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए तो भारत के धागे में क्या हो गई? निर्यात में कमी आई। मतलब हमारा जो धागा बाहर जा रहा था वो कम हो गया, मतलब भारत में रुकना ज्यादा होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो भारत के उद्योगपति धागे की बजाय अब क्या करने लगेंगे? कपड़ा बनाने लगेंगे। क्यों कपड़ा बनाने लगेंगे? क्योंकि यहां पर पहले धागा हमारा बिक जा रहा था, धागा बिक जा रहा था तो हमको पर्याप्त फायदा हो जा रही थी। लेकिन जब चीन और जापान के उत्पाद छा गए तो हमारा धागा तो बिक नहीं रहा, हमारा धागा बिक नहीं रहा है, धागा नहीं बिक रहा है। इसी कारण से तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा धागा निर्यात नहीं हो रहा है, तो धागा बच रहा है, उसका स्टॉक हो रहा है। तो धागे से हमने क्या कर दिया? कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करने लगे? अब धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन क्या हो गया? दोगुना हो जाता है, क्योंकि अब धागा बेच नहीं रहे हैं, सीधा कपड़ा बेच रहे हैं। इस कारण से यहां पर उत्पादन भी डबल हो जाएगा। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा, है ना। कारण क्या था? क्योंकि युद्ध इसका कारण था कि एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी युद्ध ने, इस कारण से औद्योगिक उत्पादन धीमा रहा। फिर युद्ध ने जो स्थिति पैदा करी, इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश कारखानों में युद्ध संबंधी उत्पादन में, जो ब्रिटिश कारखाने हैं वो युद्ध संबंधी उत्पादन करते रहे, जैसे कि युद्ध के लिए जूट की बोरियां बनाना, युद्ध के लिए जूते बनाना, उनके लिए खाने के पैकेट बनाना, मतलब जिसमें जाएगा खाना, ये सारे उत्पादन में ब्रिटिश कारखाने व्यस्त थे। भारतीय बाजार जो है वो क्या हो गए? मैनचेस्टर के माल का भारतीय बाजार में आयात कम हो गया। मैनचेस्टर का माल भारत में आयात कम हो गया, कम आने लगा, क्योंकि भारत में माल बनने लगा। दूसरा एक क्या बात हो गई? दूसरा, जब मैनचेस्टर का आयात कम हो गया तो भारत में खुद का एक देसी बाजार तैयार हो गया, है ना। एक देसी बाजार, लंबा बाजार, एक देसी बाजार तैयार हो जाता है कि जो भारत की जरूरतों को खुद पूरा कर सकता है। मतलब कई सारी चीजें यहीं पर बनना स्टार्ट हो गई। आप देखेंगे भारतीय बाजार को क्या फायदा हुआ कि अगर युद्ध लंबा चल गया, है ना, जैसे ही युद्ध लंबा खिंचा तो फौज के लिए जूट की बोरियां बनाने लगे भारतीय बाजार में, है ना, कि आयात कम हो गया, बल्कि हम क्या करने लगे? निर्यात करने लगे। फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, है ना, टेंट बनाने लगे, चमड़े के जूते बनाने लगे, घोड़े खच्चर की जीन बनाने लगे, और अन्य सामान हम यहां पर बनाने लगे। और उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें बनाने लगे जो देश के अंदर उनकी जरूरतों को पूरा करे। आप देख रहे हैं, ये बोरी बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं। ऐसा जूता नहीं पहनते वो लोग, लेकिन जूता लगा दिया गया यहां पर, ऐसा जूता, वो थोड़ा सा ऊपर बूट पहनते हैं वो लोग, तो जूते बनाने लगे। और भारत में एक देसी बाजार बन गया जो क्या कर रहा था कि भारत के स्थानीय मांग को पूरा कर रहा था, लोकल मांग को पूरा कर रहा था। इस मांग को पूरा करने के लिए, या जो ब्रिटेन के युद्ध के लिए उत्पादन करने के लिए नए नए कारखाने लगाए जा रहे थे। पुराने कारखानों का विस्तार किया जा रहा था, उन्हें कई पालियों में चलाया जा रहा था ताकि उत्पादन बढ़ सके। पहले तक एक पाली में चलता होगा 8 घंटे की, अब 8-8 घंटे की 2 और 3 पालियों में इसको चलाया जाना स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या हो? उत्पादन बढ़ सके। अब जब आप कई कई पालियों में चला रहे हैं तो बात आती है मजदूर की, क्योंकि आपका कारखाना तो मजदूर पर ही टिका है ना, तो मजदूर का क्या होगा? तो मजदूर की बात आती है तो क्या होगा? बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। मतलब कि क्या होगी? जब कई सारी पालियों में बढ़ेगा तो मजदूरों की मांग क्या हो जाएगी? मजदूरों की मांग बढ़ेगी। मतलब अब मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो गांव से शहर की तरफ मजदूर क्या होंगे? और तेजी से आना स्टार्ट होंगे। हर एक को पहले से ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था, क्योंकि अब उत्पादन ज्यादा बढ़ गया, लोग आने लगे, हर मजदूर पर दबाव डाला गया कि अब उसको पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा, क्योंकि हमें अपने देश की आपूर्ति भी करनी है, साथ ही साथ बाहर निर्यात भी करना है। इस कारण से औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है। आप देखें यहाँ पर, ये मजदूर की फोटो आप देख पा रहे होंगे, मजदूर है यहाँ पर, और ये फोटो आप देख पा रहे हैं उद्योगों की। तो इन उद्योगों के अंदर औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान देखेंगे कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। क्यों चरमरा गई? क्योंकि आप देखें कि ब्रिटेन जो है वो सामानों का निर्यात करता था, खास तौर से ये निर्यात होता था भारत में, और भारत से ये क्या कमाता था? लाभ कमाता था, और उससे ये टिका हुआ था। दूसरा, युद्ध में ब्रिटेन का खर्चा बहुत हो रहा था, ब्रिटेन की स्थिति खराब हो रही थी, चौपट हो रहा था ब्रिटेन। तो आप देखेंगे अब इसके साथ जो समस्या हो गई है ना, इसके साथ क्या समस्या हो जाएगी? इसके साथ जो समस्या होगी ब्रिटेन के साथ, है ना, ब्रिटेन का जो शहर है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का माल हम आयात करते थे। मैनचेस्टर का माल कहां आता था? भारत आया करता था। लेकिन युद्ध के दौरान स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया कि युद्ध के दौरान भारत में इसके आयात में क्या आ जाती है? आयात में आ जाती है कमी।
मतलब कि अब मैनचेस्टर का माल भारत में कम आ रहा है। दूसरी चीज हमने देखी, यहां पर एक नया देसी बाजार उत्पन्न हो जाता है, नया देसी बाजार उत्पन्न हो जाता है। ये बाजार क्या करेगा, देश की जो जरूरतें हैं आंतरिक हिस्से की, उनकी पूर्ति करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, यहां पर नए कारखाने लगना स्टार्ट हो जाएंगे, नए कारखाने लगना स्टार्ट होंगे, और ये कारखानों में जो उत्पादन करेंगे वो हम ब्रिटेन के युद्ध के लिए भी करेंगे, तो कुछ पैसा ब्रिटेन को देना भी पड़ेगा, फ्री में तो आएगा नहीं। तो इन सब स्थितियों के कारण आप देखें कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर है ना, मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? नहीं हो पाने के पीछे कारण है क्योंकि मैनचेस्टर की जगह भारतीय बाजार ने अपने आप को डेवलप कर लिया, जो मशीनें लगानी थी वो भी लगा लिया, और छोटी मोटी जरूरत की चीजों को भी ये लोग पकड़ गए। आधुनिकीकरण ना कर पाने और अमेरिकी, जर्मनी, जापान के मुकाबले में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, कमजोर, क्योंकि ब्रिटेन ने आधुनिकीकरण नहीं किया, मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। फैक्ट्रियां तो लगा ली, कारखाने लगा लिए, लेकिन उनको समय के साथ अपडेट नहीं किया। अमेरिका, जर्मन और जापान के मुकाबले में ये लोग पीछे पड़ जाते हैं और इनके उत्पाद दूसरी जगह आना स्टार्ट हो जाते हैं। कपास का उत्पादन भी युद्ध के दौरान कम रह गया, कपास का उत्पादन कम रह गया तो कच्चा माल कम मिलेगा। अब इन अमेरिका, जर्मनी और जापान ने अपने आप को आधुनिक कर लिया, तो दूसरे देशों से सामान आयात कर रहे थे, कच्चा माल आयात कर रहे थे, तो इनको कौन बेचेगा अगर ये भाव ज्यादा दे रहे होंगे तो। सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आ गई। जब आपको कपास ही नहीं मिलेगा तो कपड़ा तैयार नहीं कर पाएंगे, तो निर्यात में भी क्या आ गई, गिरावट आ जाती है। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वही हमने बात की कि यहां पर हमने देखा था कि स्थानीय बाजार बन गए, वहां पर स्थानीय उद्योगपतियों ने उपनिवेशी विदेशी जो उत्पाद है उनको हटाकर देसी बाजारों पर कब्जा कर लिया और अपनी स्थिति धीरे धीरे मजबूत कर लेते हैं। तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं यहां पर, हमने देखेंगे ये औद्योगिक विकास के दौरान ये अनूठापन, आपको कुछ कुछ बदलाव, कुछ कुछ नई चीजें यहां पर देखने को मिली। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं magnetbrains.com तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। कोर्स में से आपको बहुत सारे कोर्स होंगे, यहाँ पर कई सारे कोर्स हैं, जो आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपने हिंदी मीडियम यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर कई सारी क्लासेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपने क्लास 10th सिलेक्ट कर ली। जैसे ही आप क्लास 10th सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस भी टीचर से पढ़ना है, वो आप वहां पर जहां पर भी आप जाएंगे सब जगह ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ, क्लिक करेंगे उनके सारे वीडियो आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको सामाजिक विज्ञान देखना है तो आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा कि आपके सामाजिक विज्ञान के इतिहास की प्लेलिस्ट खुल गई, चैप्टर वाइज। आपको जो चैप्टर देखना है उस पर क्लिक करेंगे, उसका जो भी टॉपिक देखना है तो हर टॉपिक के सामने सब वॉच नाउ लिखा हुआ है। इस वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, वीडियो पूरा चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो का बटन आपको दिया गया है। पूरा वीडियो देख लिया, अब आपको लगता है अगला वीडियो देखना है, परेशानी ना हो, आपको उठने का मन नहीं कर रहा, बैक जाने का मन नहीं कर रहा, कहीं नहीं जाना, नेक्स्ट दबाइए, अगले वीडियो पर पहुंच जाएंगे और बैठकर लगातार घंटों पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।